हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उसी श्रृंखला को फिर से आगे की ओर बढ़ाएंगे जहां हम डिस्कस कर रहे थे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये श्रृंखला आपके यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के साथ साथ सीटेट जूनियर और इसके साथ ही यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जीडी, एनटीपीसी, केवीएस सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय गणतंत्र की, जो हमारा भारत है, गणतंत्र है, उसके कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हें क्रमवार बताना है कि सही स्थिति क्या थी। तो ऑप्शन ए है आपके सामने लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो देखिए यहाँ पर जो तिथि दी गई है उस पर गौर करेंगे। 26 जनवरी 1950 की तिथि के अनुसार पूछा गया है और हम सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वह जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। तो यहाँ पर आपके धर्मनिरपेक्ष ये तो नहीं था 1950 में। इसके बाद बी विकल्प में चलेंगे और सी विकल्प में चलेंगे। इन सभी में हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो जो हमारा सही उत्तर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जबकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ से आपका उत्तर सी सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो संविधान के निर्माताओं के जो मत दिए गए हैं वे किस में प्रतिबिंबित होते हैं, किस में देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका में देखने को मिलते हैं, बी है मूल अधिकार में देखने को मिलते हैं, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलते हैं या डी है मूल कर्तव्यों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि जो संविधान निर्माता थे उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो मत थे, उनके जो विचार थे, भाव थे, उन सभी का हमें स्पष्टता वर्णन अगर कहीं पर मिलता है तो वह मिलता है संविधान की उद्देशिका में। उद्देशिका में ही हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी तो हमारे ये मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, अन्य अन्य विविध प्रकार की चीज़ें हैं जिनसे हमें जो है अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन जो विचारक के मत रहे हैं, क्या भावनाएं रही हैं, किस भाव से उन्होंने संविधान को तैयार किया है, वह चीज़ें हमें विस्तृत रूप से उद्देशिका में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का वर्णन किया गया है? यानी कि आपको उसका क्रम बताना है कि कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, कितने प्रकार की समानता बताई गई है और कितने प्रकार के भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्या 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। बी ऑप्शन है 1 3 5 2, सी ऑप्शन है 2 5 3 1 और डी ऑप्शन है 5 2 1 3। तो आप अपने सही उत्तर का चयन कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि संविधान में 3 प्रकार का न्याय, आर्थिक, सामाजिक और इसके साथ साथ कैसा, राजनैतिक। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए हैं? 3 प्रकार के न्याय हो गए हैं। फिर से देख लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। फिर बात की गई है स्वतंत्रता की और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता आ जाती हैं? तो इसमें आ जाती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई है। समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की हमें समानताएं बताई गई हैं और जिसमें आती है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो भ्रातृत्व क्या है? तो एक बार ही भ्रातृत्व शब्द का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक भी बताना चाहूँगी, अगर आप कभी भूल जाते हैं तो न्याय में आप आधे ना को भी गिन लेंगे तो 1, फिर या हो जाएगा 2 और दूसरा या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो 3 प्रकार का। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो शा 1 हो गया, वा 2 हो गया, ता 3 हो गया,
त्रा 4 और ता 5। तो स्वतंत्रता के सभी अक्षरों को गिन लेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगी, और समानता के अक्षरों को आधा आधा बांट देंगे, समान कर देंगे तो 2 प्रकार की समानता हो जाएगी। तो इस क्रम को अब आप अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के रूप में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को जो घोषित किया गया है वह भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि यह एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, बी है व्यक्ति की गरिमा, सी है समाजवाद पंथ निरपेक्ष और डी है निजता। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 2 क्वेश्चन को स्किप किया है क्योंकि मुझे लगा है अब आप उन्हें आसानी से बना पाएंगे। क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्रम से संबंधित प्रश्न था कि इनको क्रम से लगाइए, तो क्रम से क्या आएगा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रकार से आप इन्हें क्रम से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और साथ ही साथ अखंडता भी, ये शब्द कब जोड़े गए? तो 39वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़े गए हैं? 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यानी कि कानूनी स्वरूप जो प्रस्तावना का है वह क्या है? ऑप्शन ए है ये लागू किया जा सकता है, बी है यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वह इस प्रकार है कि इसे विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। 1 सेकेंड यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कोई विशेष परिस्थिति होगी फिर भी इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है पंथ निरपेक्ष, सी है प्रभुता संपन्न और डी है लोक कल्याण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुता या प्रभुता संपन्न ये सभी शब्द आपके उद्देशिका में हैं, जबकि लोक कल्याण जो शब्द है वह उद्देशिका में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखेंगे, ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अभी अभी हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ा था। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता वर्णित नहीं की गई है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और सी है विश्वास की स्वतंत्रता, डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विचार की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता थी वह इस प्रकार थी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता तो विचार की स्वतंत्रता विचार में आ जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यही आ जाएगा कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो देखिए माइनर सा अंतर है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी बात को व्यक्त करना, तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। जबकि आर्थिक आपके क्या प्रदान किया गया है? तो आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है और आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक न्याय भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय, सी है राजनैतिक न्याय और डी है धार्मिक न्याय। तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि न्याय 3 प्रकार का बताया गया है और उन 3 प्रकार के न्याय में आ जाता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, जबकि धार्मिक न्याय जैसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। और धार्मिक के बारे में अगर बात की गई है तो वह बताई गई है समानता। तो समानता में बताया गया है विचार की समानता, अभिव्यक्ति की समानता, विश्वास की समानता, धर्म की
समानता, साथ ही साथ उपासना की 1 सेकंड स्वतंत्रता, ये सारी क्या हैं आपकी 5 स्वतंत्रताएं हैं। और समानता में अगर पूछा जाएगा तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, ये तीनों चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है? तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। कितने प्रकार की समानता बताई गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंतर्गत नहीं थे। तो ये तो बात सही है, नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, उक्त शब्द 1977 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये बात आपकी गलत है। ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, उक्त शब्द 1985 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये बात भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ये बात भी गलत है, क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को नहीं थे, यानी कि मूल संविधान में नहीं थे, जिन्हें जोड़ा गया था 42वां संविधान 1976 के द्वारा, और ये प्रस्तावना का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और ये प्रश्न लाइन लगाकर कितने बार पूछा जा चुका है, इसका एक नज़ारा आप अभी यहीं देखेंगे, और इसके अन्यथा आप भी कई पेपर में इन्हें देख चुके होंगे। तो मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं, या उद्देशिका को कहते हैं, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों को, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यदि यह पूछ लिया जाए कि ये किसने कहा था, तो याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह करके पुकारा गया था। और ये प्रश्न आपका इस प्रकार देखिए लगातार पूछा जा रहा है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब प्रश्न आपसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखते जाइएगा, KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे कि आगे देख लीजिएगा क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि BR अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उत्तर विकल्प डी होगा। अतः यहाँ पर जो मैं बात करूँ कि उत्तर के सही उत्तर की क्या संभावना रहेगी, तो अधिकांशतः संभावना आपकी सी की रहेगी, लेकिन डी भी आपका सही हो सकता है। और जो मैंने आपको एक व्याख्या दी है वह BR अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रख कर के ही आपको ऑप्शन डी बताया है। तो आई होप कि इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको स्पष्ट बताया जाएगा कि BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार को क्या कहा गया है, या सिर्फ पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो आप मोस्टली उत्तर सी यानी कि उद्देशिका को भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है अंबेडकर, डी है KM मुंशी, और ई है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी। देखिए, याद रखने का एक तरीका आपको बता देती हूँ कि जन्म पत्री कौन बनाएगा, तो मुंशी जी बनाएंगे। कौन बनाएगा? मुंशी जी बनाएंगे। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जन्म कुंडली किसने कह करके पुकारा है? तो मुंशी जी ने, KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा ऐसा वाद हो गया था
केस हो गया था, जिसके बाद संविधान की उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। तो ऑप्शन ए है बेरूबारी, बी है सज्जन सिंह, सी है गोलकनाथ और सी है केशवानंद भारती। तो राइट आंसर हो जाएगा बेरूवादी केस। इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि केशवानंद भारती केस जो है, इसमें आपके सबसे अधिक सदस्यों की टीम एक साथ बिठा ली गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बेरूवादी विवाद के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। तो वर्तमान में यदि प्रश्न आपसे सिर्फ किसी वाद से न संबंधित करके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका क्या संविधान का भाग है, तो जी हाँ है। लेकिन कब, किसके द्वारा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा इसे हिस्सा माना गया, जबकि बेरूवारी के अनुसार इसे हिस्सा नहीं माना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर कर बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं और आप इन्हें अधिकांशतः लाइटली लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट इसका अगर हम उत्तर देखते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आपको जैसी भी क्लासेस चाहिए, जिस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, कमेंट्स कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी संभावनाओं को, आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।